इसी क्रम में हम सीखने के प्रमुख नियमों का अध्ययन करेंगे। इन नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया है और इन्होंने 3 प्रकार के नियम बतलाए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो सबसे पहले हम तत्परता के नियम का अध्ययन करेंगे। देखिए, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो। जब सीखने वाले के सामने कोई समस्या होती है और वह उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता है तो हम कहते हैं कि वह सीखने के लिए तत्पर है। जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते तब तक न वे स्वयं सीख पाते हैं और न कोई उनको सिखा पाता है। तत्परता के नियम का मुख्य आधार शारीरिक परिपक्वता होती है। जब बालक शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होता तब तक किसी कार्य को नहीं कर पाता। इसलिए बालक को सर्वप्रथम सीखने के लिए तत्पर किया जाए। तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायता देती है और विद्यार्थी किसी भी कार्य को शीघ्र सीख लेता है। परिणाम स्वरूप उन्हें आनंद मिलता है। साथ ही सीखने के लिए तत्पर नहीं होने पर उन्हें सीखने की क्रिया में असंतोष मिलता है। व्यक्ति कब संतोष प्राप्त करता है और कब उसे असंतोष होता है, इसके लिए थॉर्नडाइक ने 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। देखिए, पहली परिस्थिति कहती है कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर हो और उसे कार्य दिया जाए तो उसे संतोष मिलता है। पहली परिस्थिति क्या है कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर हो और उसे कार्य दिया जाए तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है। यह पहली परिस्थिति है। दूसरा है व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर हो और उसे कार्य न दिया जाए तो उसे असंतोष मिलता है। तीसरा है जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता तो उसे कार्य करने के लिए दिया जाए तो उससे असंतोष मिलता है। तीसरा क्या है कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर न हो और उसे कार्य दिया जाए तो उसे असंतोष मिलता है। तो ये था तत्परता के नियम। ठीक है, तत्परता के नियम के बाद हम बात करेंगे तत्परता के नियम का कक्षा में क्या महत्व होता है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, पहली चीज है कि नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसमें छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी दृष्टिगत रखना चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि छात्र नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु जब तक मानसिक रूप से तैयार न हो जाए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कार्य करने से छात्र की शक्ति का जो होता है वो दुरुपयोग होता है और उनकी भावनाओं का दमन होता है, क्योंकि इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम या शारीरिक तत्परता का नियम भी कहा जाता है। नंबर 3 है कि तीसरी बात यह है कि कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि का परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे छात्रों को सीखने का ढंग ज्ञात हो जाए। छात्रों के सीखने का ढंग ज्ञात हो जाए और उनको उसी अनुरूप जो है हम सिखा सकें। तो ये होता है तत्परता का नियम और कक्षा में इसकी उपयोगिता। आइए चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, जो होता है अभ्यास का नियम। तो देखिए, अभ्यास का नियम क्या कहता है कि यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। प्रयोग और अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाते हैं और पाठ्यवस्तु भूलने लगती हैं। बार बार के अभ्यास से मांसपेशियों तथा मस्तिष्क की स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं और प्राणी उस क्रिया की पुनरावृत्ति यंत्रवत करने लगता है, क्योंकि किसी क्रिया को बार बार करने से व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ होती चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है अभ्यास का नियम। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे
रहीम दास जी का दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर नगद लगत निशान। अर्थात जिस प्रकार कठोर कुएं की जगत पर बार बार आने जाने से कमजोर रस्सी भी उस पर निशान रूपी गड्ढा कर देती है, ठीक उसी प्रकार किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से हमारी बुद्धि भी परिपक्व और दृढ़ता हमारी बुद्धि में परिपक्वता और दृढ़ता आ जाती है। हम उस कार्य के परंपरागत हो जाते हैं या उस कार्य के जो है मास्टर हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है अभ्यास का नियम भी व्यक्ति के उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंधों को मजबूत करता है। और साथ ही साथ देखिए, थार्नडाइक महोदय ने अभ्यास के नियम को दो भागों में भी व्यक्त किया है। पहला है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का नियम क्या कहता है कि यह नियम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख लेता है। ये था उपयोग का नियम। दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो अनुपयोग का नियम यह कहता है कि जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो हम उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं, और इसे ही अनुपयोग का नियम कहते हैं। ठीक। रही बात इसकी अभ्यास का नियम और इसकी कक्षा में क्या उपयोगिता है, तो इसके पहला बिंदु ये है कि इस नियम के अनुसार बालकों को सिखाई जाने वाली क्रिया को दृढ़ करने के लिए उन्हें पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। ठीक। दूसरा है कि कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौखिक अभ्यास कराया जाए। तीसरी बात यह है कि कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु का शिक्षक द्वारा समय समय पर पुनर्निरीक्षण अवश्य होता रहे, जिससे बालकों का मस्तिष्क ज्ञान के प्रति सचेष्ट बना रहे और पाठ्य सामग्री को दोहराने का अवसर मिलता रहे। तो ये था अभ्यास का नियम। तीसरा जो नियम है वह है प्रभाव का नियम। तीसरा नियम है प्रभाव का। और प्रभाव का नियम क्या है कि देखिए, थार्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष मिलता है तो वह उस क्रिया को बार बार करता है और उसे सीख जाता है, परंतु यदि उसे क्रिया करने से संतोष नहीं मिलता तो वह क्रिया नहीं करता और वह सीख नहीं पाता। किंतु कहने का तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने से जब व्यक्ति को संतोष मिलता है तो वह उस कार्य को ज्यादा करता है, और किसी कार्य को जब वह करता है और उसे संतोष नहीं मिलता है तो वह उस कार्य को नहीं करता है। ठीक। इसका तात्पर्य हुआ कि ये व्यक्ति अपने कार्य और उससे परिणाम जो संतोष है कार्य को करने से जब व्यक्ति को संतोष मिलता है तो वह उस कार्य को ज्यादा करता है, और जब कार्य करने से उसे संतोष की प्राप्ति नहीं होती तो वह उस कार्य को नहीं करता है। किंतु बाद में अपने सिद्धांतों में जो है थार्नडाइक ने सुधार करके यह बतलाया कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता वह उसे भी बार बार करता है और अंत में सीख जाता है। अर्थात कि किसी उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध प्रभाव के आधार पर मजबूत होते हैं। प्रभाव का आधार का मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया, कि हम कोई अनुक्रिया करते हैं, किसी उद्दीपक के कारण जब हम कोई अनुक्रिया करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, परिणाम मतलब संतोष। देखिए, संतोष जब हमको अधिक मिलता है तो हम उस कार्य को बार बार करते हैं, और यही जब असंतोष की प्राप्ति होती है तो हम उसे नहीं करते हैं। लेकिन थार्नडाइक ने अपने इसी नियम को बाद में संशोधित करके ये भी कहा है कि व्यक्ति जब असंतोष प्राप्त होता है तो अपने खींच के कारण, अपनी असफलता के कारण वह और अधिक प्रयास करता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह पूरी तरह से सीख जाता है। देखिए, इसमें जो है पुरस्कार और दंड का जो उपयोग इस नियम की उपयोगिता को सिद्ध करता है। व्यक्ति
को पुरस्कार मिलता है। एक कक्षा में जब एक बच्चे को उसके कार्यों के द्वारा या उसके रिजल्ट के द्वारा जब उसे पुरस्कृत किया जाता है तो उसका जो है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। वहीं पर दूसरी तरफ जब किसी बच्चे को दंड दिया जाता है तो भी वह पुनः दंड का भागीदार न बने, इसके लिए वह प्रयत्नशील रहता है और अधिक से अधिक प्रयास करता है कि वह सीख जाए। तो ये कहलाता है प्रभाव का नियम। ठीक है। अच्छा, प्रभाव के नियम की जो कक्षा में उपयोगिता है वह क्या है, तो उस पर बात करते हैं कि छात्रों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित और अभिप्रेरित किया जाए। क्रिया की समाप्ति पर पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जाए, जैसा अभी मैंने बताया है। ठीक, जिससे अधिगम प्रभाव अस्थायी हो जाए। दूसरा है कि विद्यालय में शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिगम क्रियाएं कराए। इससे छात्रों को नवीन विषय वस्तु को सीखने में सफलता मिलती है, क्योंकि अधिगम क्रियाएं छात्रों के मानसिक स्तर और रुचियों तथा क्षमताओं के अनुकूल होती हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक को कक्षा शिक्षण में नवीन क्रियाओं को सिखाते समय शिक्षण विधियों में भी जो है विभिन्नता लानी चाहिए। ठीक है। इसकी उपयोगिता से शिक्षण विधियां, जब हम नई शिक्षण विधियों का हम उपयोग करते हैं तो जो भी विषय वस्तु हम सिखाते हैं तो वो नवीन और रोचक हो जाती हैं, जिससे बालक जो है अधिक से अधिक उस विषय वस्तु से प्रभावित होते हैं। तो ये था प्रभाव का नियम और कक्षा शिक्षण में इसका उपयोग।